हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई रमन पर। आज दोस्तों हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। हमने भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे हमारे, उनके बारे में जान लिया था। आज हम उससे आगे के बारे में जानेंगे, जिसमें हम भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में जानेंगे। इसमें शक्ति में हम सबसे पहले शक्तियों की बात आती है, तो यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति के अंडर में आएगा काम, या फिर जिसके हमारे भारत के राष्ट्रपति से बिना पूछे कोई प्रधानमंत्री कोई कानून नहीं बना सकते, या कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं हो सकता देश से रिलेटेड, तो ये शक्तियाँ सारी भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जिसमें सबसे पहली शक्ति आती है हमारी कार्यपालिका शक्ति। हम कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो इसमें कार्यपालिका शक्ति में ये चार चार आर्टिकल दिए गए इम्पोर्टेंट, जिसमें कि सबसे पहले आर्टिकल अनुच्छेद 53 में मैंने आपको पहले बताया था, और आज भी इसमें बताया गया है कि एक कार्यपालिका होगी, जो कार्यपालिका का हेड होंगे वो हमारे भारत के राष्ट्रपति होंगे। यानी कि जिस भी कानून पर कोई कानून पारित करना होगा लोकसभा राज्यसभा में संसद के द्वारा, तो सबसे पहले साइन इस पर राष्ट्रपति के होंगे। उसके बाद ही कोई भी कानून बन पाएगा, या कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होगा तो राष्ट्रपति से सलाह ली जाएगी। जब राष्ट्रपति उस पर अपनी जानकारी देंगे या बताएंगे, तो तभी कोई भी काम राष्ट्रपति के द्वारा होगा। हम बात करें अनुच्छेद 74 की, यानी 74 की, इसमें मंत्रिपरिषद का एक मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। यानी कि जो काम करेंगे राष्ट्रपति वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। यानी जो मंत्रिपरिषद कहती बताती है जिस डिसीजन के बारे में, वो मंत्रिपरिषद बताती है राष्ट्रपति को। और फिर अनुच्छेद 75 की बात आती है, इसमें हम बात करते हैं, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री का सिलेक्शन होता है। यानी कि सिलेक्शन तो प्रधानमंत्री का डिसीजन तो पहले ही लिया जाता है, क्योंकि जो इलेक्शन जिसमें जिसकी ज़्यादा सीटें होती हैं उसी पार्टी का जो भी व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। पर इनके द्वारा एक तरीके से एक रेगुलर, या फिर हम माने एक औपचारिकता के तौर पर ये राष्ट्र प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और जो आर्टिकल 78 के द्वारा जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको मतलब एक तरीके से सलाह देने की एक कहा गया है कि आपको जो भी आप डिसीजन लोगे उसमें पहले राष्ट्रपति से सलाह लोगे। सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति से फिर जो भी कोई डिसीजन लेना होगा उसको आगे ये काम में लेंगे, या फिर आगे काम उसके द्वारा करेंगे। और इसमें हम बात करें सलाह की वैसे प्रधानमंत्री लेते नहीं है, सलाह इतनी जरूरी नहीं मानते, पर इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह से ही कोई भी डिसीजन या कानून बनाया जाएगा। फिर आती है इनकी विधायी शक्तियाँ, यानी संसद से रिलेटेड। ये अनुच्छेद 79 में अनुच्छेद 79 के द्वारा ये दोनों सदनों के अंग होते हैं। यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी दोनों के ही अंग होते हैं, अनुच्छेद 79 में बताया गया है। और अनुच्छेद 85 में लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है इनके पास। यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा में कोई डिसीजन या कोई मतलब झगड़ा चल रहा है तो ये लोकसभा को ये भंग भी कर सकते हैं, इनके पास ये शक्ति होती है। और अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक करवानी, यानी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कराने की शक्ति होती है इनके पास। पर लेकिन इनकी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेंगे वो सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, तो इनके पास संयुक्त बैठक कराने की शक्ति होती है अनुच्छेद 108 के द्वारा। अनुच्छेद 331 में यह आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग, यानी कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होंगे दो, उन्हें ये मनोनीत कर सकते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जिसमें कि वो साइंस से रिलेटेड हो, कल्चर से हो। यानी कि 12 सदस्यों को राज्यसभा में और 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं अपने स्वयं विवेक से राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 110 में आता है धन विधेयक, यानी जो भी धन विधेयक पारित होगा वो राष्ट्रपति के साइन करने के बाद ही पारित होगा, और इस पर ये रोक भी नहीं लगा सकते राष्ट्रपति को इसमें धन विधेयक में। और संविधान संशोधन के रिलेटेड जितने भी हमारे उसमें आएगा, लोकसभा में प्रस्तुत होगा कोई भी बिल, उसको ये रोक नहीं लगा सकते। इसलिए ये धन विधेयक इनके द्वारा, इनके साइन के द्वारा ही पारित होता है। जब ये साइन करते हैं उसके द्वारा पारित हो जाता है धन विधेयक कोई भी। अब आती है इनकी वीटो शक्ति की बात। यानी कि वीटो शक्ति में ये होता है, जो इनके पास में किसी भी कोई बिल पेश हुआ राज्यसभा से लोकसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने साइन नहीं करते, जब तक वो एक एक्ट के रूप में ही देखा जाता, एक लॉ नहीं बनता जब तक ये अपने साइन नहीं करते। इसलिए सबसे पहले इनके साइन जरूरी होते हैं। अब इसमें ये 3 तरह की शक्ति होती है। इसमें आंतरिक वीटो होती है, यानी कि ये जो भी इनके पास में कानून आएगा उसको अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। बस एक तो धन विधेयक और एक संविधान संशोधन को छोड़ के जो भी
बिल इनके पास आएगा उसको सुरक्षित रख सकते हैं, इस पर अपनी कोई राय नहीं दे सकते। तो ये विधेयक जो आता है ये एक तरीके खारिज माना जाता है। फिर आती है निलंबनकारी वीटो, यानी कि जो भी इनके पास में विधेयक आया उसको इन्होंने वापसी भेज देते हैं। वापसी भेजने के बाद फिर वो पारित नहीं हो पाता। फिर आती है जेबी वीटो, यानी कि इसमें होता है जो भी कोई विधेयक आता है उसे अपने पास रख लेते हैं, ना तो किसी को कुछ बताते हैं कि इसमें ये कमी है या कमी नहीं है, और ना ही वापसी भेजते हैं, फिर अपने पास रखते हैं और कुछ का जवाब नहीं देते, जिससे ये मतलब बेकार मान जाता है, ये भी पारित नहीं हो पाता। इसमें एक हमारे 1886 में ज्ञानी जेल सिंह जी हुए थे, उन्होंने जो हमारे डाकघर से रिलेटेड एक विधेयक प्रस्तुत हुआ था उसको उसमें अपनी शक्ति का यूज करा था राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने। अब आती है इनकी न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियों में जो भी हमारी न्यायपालिका उससे रिलेटेड बताया गया है इसमें, जिसमें कि अनुच्छेद 124 में है जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ये हमारे अनुच्छेद 124 में बताया गया। अब अनुच्छेद 270 में बताया गया जो हमारे उच्च न्यायालय होंगे, उच्च न्यायालय के जो जज होंगे तो उनकी नियुक्ति जो होगी वो अनुच्छेद 270 के द्वारा होगी। उनका ट्रांसफर जो भी होगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उनको 270 के द्वारा। अब आती है बात अनुच्छेद 72 की। इसमें क्षमादान, यानी कि किसी को अगर सजा मिली है तो उसकी जो क्षमा करेंगे बस राष्ट्रपति के पास ही ये शक्ति है कि राष्ट्रपति वो क्षमा कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के द्वारा। यानी किसी की सजा को माफ करना हो या किसी की फांसी रोकनी हो तो ये राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। राष्ट्रपति को पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा, फिर राष्ट्रपति उसको क्षमा करने की मतलब अपने स्वयं विवेक पे इन पे रहता है निर्णय कि कैसा लें, किसी क्षमा करें या नहीं करें, वो इनके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग देखते हैं जैसे भी करना होता है। अब आती है वित्तीय शक्तियों की बात। वित्तीय शक्तियों में अनुच्छेद 112 में बताया गया वित्तीय विवरण, यानी कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण होगा वो राष्ट्रपति के रहते हुए होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा, नहीं तो अन्यथा राष्ट्रपति नहीं चाहे तो ये नहीं हो पाएगा। पर इस पर कोई संविधान में ऐसा हमारे कहा गया है कि इस पर राष्ट्रपति रोक नहीं ला सकते। जो भी धन विधेयक वित्त विधेयक होगा वो पारित करना होगा राष्ट्रपति को, पर नाम से राष्ट्रपति की से होगा। और अनुच्छेद 117 में जो वित्त विधेयक पारित होता है हमारी संसद में वो इनके साइन के द्वारा होता है, साइन करने के बाद राष्ट्रपति के साइन करने के बाद पारित होता है। मैंने आपको बता ही दिया है कि ये रोक लगा नहीं सकते किसी वित्त विधेयक धन विधेयक पर, और जो संविधान में संशोधन हो उस विधेयक पर ये रोक नहीं ला सकते अपनी। ऐसी कुछ प्रावधान करे गए हमारे संविधान में सरकार बनने के बाद में कि इन पर ये रोक नहीं ला सकते इतनी आसानी से। फिर आती है इनकी सैन्य शक्ति की बात, यानी कि जो भी हमारी सेना है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं हमारे राष्ट्रपति। ये टॉप कमांडर ये होते हैं, इनके ये अंडर में आते हैं जिनकी भी अध्यक्षों की, इनकी चाहे थल सेना अध्यक्ष हो या जल सेना अध्यक्ष हो, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और हम बात करें आप इनकी आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों में इनकी एक तो जो भी मतलब वो कुछ भी अगर इमरजेंसी लगानी हो देश में, यानी कुछ भी किसी देश की तरफ से आक्रमण हुआ है या अंदर ही कोई विरोध उत्पन्न हुआ है, किसी राज्य में कोई गड़बड़ चल रही है, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, शासन नहीं चला पा रहे किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री, तो उसमें इन शक्तियों का ये उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे पहले शक्ति राष्ट्रीय आपात की आती है। इसमें अगर किसी भी तरह से गृह युद्ध हो जाता है अपने ही देश में या फिर किसी दुश्मन देश के द्वारा आक्रमण करा जाता है, जब ये राष्ट्रीय आपात को यूज करते हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन हमारे राज्यों में लगाया जाता है जब कोई भी सरकार अपना शासन चलाने विफल हो जाती है, तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें राज्यपाल अनुशंसा करता है राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं राज्य किसी भी राज्य में जब उसका शासन नहीं चला पाते, उसके मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद शासन नहीं चला पाती सही से। फिर आती है वित्तीय आपात की। वित्तीय आपात भी ये अभी तक वैसे यूज नहीं हुआ वित्तीय आपात, क्योंकि वित्तीय आपात की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें जब किसी भी देश में किसी की भी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है जब ये यूज होता है वित्तीय आपात। 360 के आर्टिकल 360 में बताया गया है, यह है 352 में, आर्टिकल 352, 356 और यह 360 में। ये इन इस पे खतरा हो या देश के अंदर कोई शासन नहीं चला पा रहा हो सही से, गृह युद्ध छिड़ गया हो, कुछ कहीं भी किसी भी एक जगह कोई लड़ाई चल रही हो, ये तीनों शक्तियाँ तभी यूज में आती हैं और अन्यथा इनकी जरूरत नहीं पड़ती थी। नहीं बस अभी तक हमारे देश में ये तो राष्ट्रीय आपात यूज हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, और राष्ट्रीय शक्ति शासन लगाया 356 द्वारा, ये भी ये राज्यों में यूज हो चुका है। अभी तीसरे की अभी कोई जरूरत नहीं पड़ी है ऐसी कि इसको यूज करा जाए अभी तक।
अब इनके बाद आती है इनकी जो अन्य शक्तियाँ, यानी कि ये तो इनकी जितनी भी हमने बात करी थी, कार्यपालिक शक्ति, ये विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति। अब इनके अकॉर्डिंग इनके बाद भी कुछ इनकी शक्तियाँ हैं जो इनके द्वारा ही काम करे जाते हैं, यानी कि जो टॉप लेवल के हमारे अधिकारी होते हैं भारत में नंबर 1 पर, उनकी सबकी नियुक्ति यही करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की सलाह पर यही बनाते हैं मंत्री। और जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और ऐसे ही कुछ और हमारे कमीशंस हैं या फिर कुछ संस्था हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही करी जाती है। हम उसमें जाने तो सबसे पहले फाइनेंस यानी कि वित्त कमीशन जो होता है हमारा, ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं इसके, या ये कमीशन जो बनाया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाया जाता है। ये राष्ट्रपति के बाद ही ये काम करना शुरू करता है, जब इस पर राष्ट्रपति अपनी कुछ साइन करते हैं, जिसके बाद ही इसकी जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति हो पाती है। और यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ये सारी संस्थाएं, ये सब देश की, हमारे भारत की टॉप लेवल संस्थाएं। तो इनके जितने भी अध्यक्ष हैं, हमारे देश के पहले व्यक्ति राष्ट्रपति हैं, या तो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति करी जाती है। माना तो ऐसा जाता है कि ये सब प्रधानमंत्री के कहने पर ही होती है, यानी मंत्रिपरिषद सलाह लेने के बाद ही होती है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो ज़्यादातर इसमें पार्टियों का ही रोल रहता है। जो पार्टी उस टाइम पर सत्ता में हो उसी का ज़्यादा रोल रहता है। इसीलिए राष्ट्रपति थोड़ा माना जाता है, कुछ क्या लोग बाग कहते हैं कि ये मतलब एक तरीके से कठपुतली की तरह यूज होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सारा पार्टी पे ही डिपेंड है। जितने भी जो उस टाइम पर सत्ता पक्ष होगा उस इनके द्वारा इनका चयन करा जाएगा, और जैसे वो कहते हैं ऐसे ही इनको करना पड़ता है। क्योंकि ये अगर अपने इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो फिर इनको हटा दिया जाएगा, महाभियोग ला के हटा दिया जाएगा इनको। इसलिए इनको जो कुछ मंत्रिपरिषद के द्वारा जो कहते हैं उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है इनको, और कुछ अपने स्वयं विवेक से भी लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये, जब प्रधानमंत्री कमजोर होंगे तो राष्ट्रपति मजबूत होंगे, और जब प्रधानमंत्री मजबूत होंगे तो राष्ट्रपति कमजोर होंगे। दोनों का ये नेगेटिव रिलेशनशिप चलता है एक तरीके से। यूपीएससी के सदस्यों की, जितने भी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति सब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऐसे ही कैग होते हैं, एक नियंत्रण महालेखा परीक्षक, उनकी नियुक्ति भी हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। इनकी सिग्नेचर के बाद इनके द्वारा उनकी नियुक्ति करी जाती है। इलेक्शन कमीशन के जितने सदस्य हैं, इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि यही हेड, राष्ट्रपति सर्वोच्च हेड है कार्यपालिका के, जो हेड हमारे, या एक तरीके से जो देख रहे हैं कार्यपालिका को सारी को हमारी, कि राष्ट्रपति के अंडर में, राष्ट्रपति के हाथ में जिसको नियुक्त करना है किसको नहीं नियुक्त करना। कुछ इनकी योग्यता भी होती है, योग्यता के अनुसार सबको, उनकी योग्यता के अनुसार जिस पद पे वो जिस लायक हो उसके अकॉर्डिंग इनकी नियुक्ति करते हैं। जो ये, और उसके बाद बात करें हम हमारे देश में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसकी भी नियुक्ति, मतलब उसको भी इनके द्वारा गठन करा जाता है। उसका भी जो भी आयोग का गठन होता है, जिस किसी का भी भारत में अगर कोई भी गठन, किसी भी संगठन का एक तरीके से नेशनल लेवल पर आयोग, मतलब एक संगठन बनाना हो या एक आयोग बनाना हो, तो ये हमारे राष्ट्रपति के बाद ही, राष्ट्रपति की एक तरीके से परमिशन लेने के बाद ही गठित होता है। और इसके जो अनुसूचित जनजाति या जाति के जो जितने भी अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति सब राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। यानी कहने का मतलब ये है, सारा जो भी राष्ट्र, जितने भी एक तरीके से देश को हमारे टॉप लेवल पे अधिकारी, उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं, और जितनी भी उच्च लेवल की संस्थाएं होती हैं, उनका जो सबका सिलेक्शन प्रोसेस या उनकी जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही करी जाती हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा तो करी जाती हैं, पर उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह भी ली जाती है। यानी कि मंत्रिपरिषद ही एक तरीके से अपनी सारी भूमिका निभाता है कि किसको सेलेक्ट करना है, किसको किस जगह भेजना है, सब ये प्रधानमंत्री के हाथ में रहता है। क्योंकि जिस टाइम पर जो भी पार्टी सत्ता पक्ष में होगी उसके द्वारा इनकी इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, तो जिसकी सीट ज़्यादा होती है वही प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री होते हैं तो प्रधानमंत्री के कहने पर ही जो उनके पार्टी के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो वोटिंग करते हैं। राष्ट्रपति को वोटिंग करने के बाद, यानी कि एक तरीके से
जो पार्टी सत्ता में है उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद तक बैठाया जाता है। तो राष्ट्रपति को मजबूर होकर इनकी सारी बातें माननी पड़ती हैं और जो विधेयक ये लेकर आते हैं उनको पारित करना पड़ता है, उन पर साइन करने पड़ते हैं। और खास करके धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं उन पर तो इनको ये संविधान में प्रावधान भी है कि उन पर तो इनको साइन करने ही पड़ते हैं किसी भी। और बाकी जो विधेयक हैं उन पर एक बार ये दोबारा भेज सकते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा, जो मैंने बताई थी आत्यांतिक शक्ति या जो वीटो पावर के द्वारा अपने पास रख सकते हैं या वापसी भेज सकते हैं उस विधेयक को। तो लेकिन धन विधेयक में या संविधान संशोधन विधेयक में ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए ये एक तरीके से राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के द्वारा ही अपने काम, इनकी सलाह के द्वारा ही अपने सारे काम जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। परिषद के सदस्य मंत्री जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद में या प्रधानमंत्री ही इनको बताते हैं कि किस सदस्य की किस जगह नियुक्ति होनी है या किसको कौन से आयोग का अध्यक्ष बनाना है। इनकी योग्यता भी देखते हैं पर लेकिन इसमें ज़्यादा चलती है मंत्रिपरिषद की है। तो दोस्तों मैंने आपको ये एक नए तरीके से बताने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है, जिसमें आपको मैंने कम टाइम में ज़्यादा चीज़ बताने की कोशिश करी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, पसंद है तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी कोई गलती हो वीडियो में तो फिर बताने की कोशिश करें वीडियो में, कमेंट सेक्शन में बताएं इसको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।